तेल अवीव में ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने क्लस्टर बम से एक बार फिर से हमला किया। ईरान के इस हमले में तेल अवीव में भारी तबाही मची है। कल एटमी प्लांट डिमोना में बरसाए थे बम। हालांकि ये जो हमला था वो करीब 20-22 किलोमीटर दूर था, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, भारी तबाही मची थी। इजराइल के आराद में भी कल बड़े हमलों को अंजाम दिया गया था और यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ईरान की तरफ से जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद क्या हाल हो गया है। तेल अवीव में ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया, क्लस्टर बम से हमला किया। रिहायशी इलाका नजर आ रहा है, जो इमारतें हैं वो कैसे तबाह हो गई है। रेस्क्यू टीम वहां पर लगातार जुटी हुई है। ईरान के हमले में तेल अवीव में एक बार फिर से भारी तबाही मची है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल भी हमने देखा, चाहे डिमोना हो या फिर आराद हो, और अब आज तेल अवीव की तस्वीर, यहां पर जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है वो आखिर क्यों नाकाम साबित हो रहा है ईरान के मिसाइल और क्लस्टर बम के हमले के सामने। और लगातार ये जो विध्वंस है वो हम देख पा रहे। कल भी बड़ी संख्या में, आराद में तो 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और डिमोना में भी काफी नुकसान हुआ था। वो तस्वीरें भी आप देखिए, डिमोना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आराद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज जो पहली तस्वीर है वो तेल अवीव की है, जो आर्थिक राजधानी के तौर पर इजराइल की पहचान रखता है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आप खुद तेल अवीव में मौजूद है, जरा बताइए ये जो ताजा हमला हुआ उसमें कितना नुकसान पहुंचा। और फिर वही सवाल, बार बार ये सवाल आ रहा है जहन में कि क्यों इजराइल इन हमलों को रोक नहीं पा रहा। देखिए करुणा, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त देर रात में तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइल पहुंचे थे और मैं खुद उसे जब देख रहा था कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरानी मिसाइल जो है वो लुका छिपी का खेल खेल रहे हो। मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रहे थे और एक बार जब इंटरसेप्ट हो भी गया तो उसके बाद से कई दर्जन उसके टुकड़े बनते हुए मैंने देखे। मतलब जो क्लस्टर बम के तौर पर तब्दील हुए और फिर वो तेल अवीव और आसपास के इलाकों में कई किलोमीटर के दायरे में वो जाकर गिरे और ऐसे स्थिति में काफ़ी नुकसान हुआ। तो जाहिर है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही है वो मिसाइलें नॉर्मल किस्म की मिसाइल नहीं है। वो बैलिस्टिक मिसाइल या क्लस्टर बम वाली मिसाइल इंटरसेप्ट होने के बाद भी उतना ही नुकसान कर रही है। और अगर वो डायरेक्ट हिट होती हैं तब तो खैर तबाही का आलम हमने देखा ही कि कैसे ही किस तरह से डिमोना में या फिर आराद में या नहारिया में या फिर तेल अवीव के कई इलाकों में कई बार हम देख पाते हैं। तो जाहिर है कि ईरान के मिसाइल की वजह से नुकसान तो हो ही रहा है। इजराइल का अपना दावा है कि वो 80%, 85% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, जो कि ग्लोबल लेवल पर काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी जो 10-15% मिसाइलें गिरती है, डायरेक्ट हिट करती है, उसकी तबाही लगातार काफ़ी गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि 12 फीट के करीब लंबी इस मिसाइल में कई बार 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक रहते हैं। तो इस तरह के वारहेड वाले मिसाइलों के इंटरसेप्ट होने के बाद भी उसकी तबाही को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जहाँ एक तरफ इजराइल अपनी स्ट्राइक को जारी रखे हुए है, वैसे ही ईरान ने भी अपनी रणनीति में काफ़ी बदलाव किए हैं और उसी रणनीति के तहत उन्होंने अपने टारगेट सिलेक्शन में भी बदलाव किए हैं। और दूसरी बात कि अब जो मिसाइलें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उस मिसाइलों के मूवमेंट को भी ईरान ने काफ़ी हद तक चेंज किया है और इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको इंटरसेप्ट करने में। जी बिल्कुल मनीष, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर और है, ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। ताकत से ही शांति मिलेगी, ये कहा है ट्रंप ने। 24 घंटे बाद ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, उससे पहले ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है, ताकत से ही मिलेगी शांति। हॉर्मुज पर ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे अब बचे हैं और उस बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फिर कहा, ताकत से ही मिलेगी शांति। और एक और बड़ी खबर, 24 घंटे के बाद अमेरिका कर सकता है ईरान पर एक और बहुत बड़ा हमला, क्योंकि 24 घंटे बाद जो एक दिन पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो खत्म होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी, हॉर्मुज खोल दो नहीं तो फिर पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे। ट्रंप ने 48 घंटे की समय सीमा तय की थी और अब 24 घंटे बीत गए हैं, 24 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का बयान आया है, धमकी का परिणाम बुरा होगा, ईरान का पूर्ण विनाश होगा, यह कहा है ट्रंप ने। तो ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
ईरान का पूर्ण विनाश होगा और धमकी का परिणाम बुरा होगा। ईरान ने धमकी दी है कि हम हॉर्मुज उन्हीं के लिए खोलेंगे जो दोस्त हैं, बाकी दुश्मनों के लिए हॉर्मुज नहीं खुलेगा और ट्रंप की धमकी से हम नहीं डरते। जिसके बाद अब ट्रंप कह रहे हैं कि धमकी का परिणाम बुरा होगा, ईरान का पूर्ण विनाश होगा। तो 24 घंटे बाद ईरान में क्या विनाश होने जा रहा है। हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान पर हमला तय है। पावर प्लांट्स को अमेरिका और इजराइल निशाना बनाएंगे। और कहां-कहां संभव है? बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां एकमात्र सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट बचा है करुणा ईरान का। बिल्कुल गौरव, और देखिए इसके अलावा शाहिद राजाई थर्मल प्लांट, यहां पर सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है ईरान के अंदर, यहां हमला हो सकता है। और इसके साथ साथ नेका पावर प्लांट जो कि कैस्पियन सागर के पास मौजूद है। और दमावन पावर प्लांट, देखिए हाई कैपेसिटी गैस प्लांट है, इस पर भी हमला हो सकता है। परन पावर प्लांट तेहरान के पास मौजूद है, इस पर भी हमला हो सकता है। जनरल सिवाच, हालांकि ट्रंप का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि अगर वो 2 हफ्ते का टाइम देते हैं तो 10-11 दिन में हमला कर देते हैं। 2 बार वो कर चुके हैं ऐसा। लेकिन इस बार जो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है, आपको लगता है कि ट्रंप वाकई कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो ईरान को तहस नहस बिल्कुल खत्म कर देगा? देखो गौरव, एक सच्चाई है कि वाकई ये जो लड़ाई है अभी मिलिट्री लड़ाई से होकर मिलिट्री इकोनॉमिक लड़ाई होगी। और ईरान ने इसको बड़े चतुराई से इकोनॉमिक लड़ाई की तरफ ऐसे किया है, चाहे वो हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जहां पर 20% ऑयल और 35% LNG जाती है वर्ल्ड की, या जिस प्रकार से उसने एनर्जी सेक्टर जो है मिडिल ईस्ट पे हिट किए हैं। अब बात आती है 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दे रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके 24 घंटे बीत चुके हैं। क्या 24 घंटे के बाद जो अमेरिका स्ट्राइक करेगा? मुझे लगता करेगा, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि ये तो जो टाइम पीरियड है बड़ा कम दिया है। और ये सच्चाई है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तो बहुत बड़ी, मुझे लगता है अमेरिका की जो रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में एज ए सुपर पावर, उसके ऊपर डेंट पड़ेगा। सबसे बड़ी न्यूक्लियर उसके पास एक प्रकार से ताकत है, उसके पास नेवल पावर सबसे बड़ी है। तो मुझे लगता है पावर प्लांट पे हमले होंगे ईरान के, और ईरान पलटवार करेगा। और ईरान की भी जो काबिलियत और क्षमता है वो भी कम नहीं है। और ईरान ये एनर्जी सेक्टर बर्बाद कर देगा। मिडिल ईस्ट में जो जितनी कंट्री जहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं या इनकी एक प्रकार से लोकेशन है। दूसरा, इस बार वो जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं जो वाटर के, उनके क्योंकि 80% पानी जो है वो समुद्र से लेके ये डिसैलिनेशन करके पीता है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, तो उसको भी बर्बाद करेगा। तो फिर ये लड़ाई जा कहाँ रही है? देखो ये लड़ाई ने मोड़ ले लिया है और ये लड़ाई की तीव्रता भी बढ़ेगी और इसकी इंटेंसिटी प्लस इसके हो सकता है इसके अंदर अब नेटो कंट्री भी आ सकती हैं। अगर आप देखें यूके को, नेटो कंट्री आ गई तब तो फिर ये वर्ल्ड वॉर हो ही गई, फिर तो कहाँ बचा कोई इसमें। और ये बहुत पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है करुणा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है 2 बातें हैं कि वर्ल्ड वार के लिए इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि शायद नहीं, क्योंकि अभी तक चीन और रूस खुल के नहीं आए ईरान के साथ, वो उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं। मगर बिल्कुल शिवाज सर, और एक तरह से कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी लगातार एक हताशा भी नजर आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये देखकर हैरान है कि कहा तो 2-3 दिन हफ्ते भर में वाइंड अप करने वाले थे और 1 महीना अब होने वाला है। एक और सर बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए। हमले की नई लहर में भारी तबाही मची है। देर रात तेहरान में जोरदार बमबारी हुई है। धमाके और धुएं की चपेट में ईरान की राजधानी आ गई। ये देखिए आप, कई इमारतों को भारी नुकसान की खबर और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और ईरान पर इजराइल का बारूदी प्रहार, ईरानी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट की मिसाइल। देखिए ईरान पर इजराइल ने प्रहार किया, लेकिन ईरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। देखिए हवा में कैसे उसको हिट किया और वहीं पर वो ब्लास्ट हो गई। और एक और बड़ी खबर, इजराइल और सऊदी अरब पर ईरान ने किया है एक बहुत बड़ा हमला। इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज की इमारत पर ड्रोन से अटैक किया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक। IRGC ने किया है हमले का दावा। सऊदी अरब का बहुत अहम रणनीतिक एयरबेस है प्रिंस सुल्तान, और वहां इस बार अटैक किया गया ईरान की तरफ से। और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया है
हॉर्मुज स्ट्रेट में होगा सैन्य ऑपरेशन, स्कॉट बेसेंट ने कहा है। हॉर्मुज की किलेबंदी करेगा अमेरिका, संकट के हल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान को हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। तो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि हॉर्मुज की किलेबंदी करेगा अमेरिका। तो हॉर्मुज खुलवाने पर अमेरिका के पास अब क्या विकल्प है? एयर स्ट्राइक। जी हां, एक एक करके देखिए, आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला विकल्प क्या है एयर स्ट्राइक का? फाइटर जेट्स के जरिए हॉर्मुज पर हमला किया जाएगा। बिल्कुल, और इसके अलावा क्रूज मिसाइल हमले किए जा सकते हैं, जिसमें हॉर्मुज में IRGC कमांड सेंटर को निशाना बनाया जाएगा। अब इसके अलावा नेवल ब्लॉकेट की बात करें तो ईरान की सप्लाई मूवमेंट को रोकना भी मकसद रहेगा। स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, नेवी सील के जरिए कमांडो ऑपरेशन चलाया जा सकता है। इसके अलावा सीमित तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में टारगेटेड हमले को अंजाम दिया जाएगा। प्रोफेसर मेहताब सिंह सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीमेसी की अगर बात करें, यहां तो दोनों अमेरिका और इजराइल एक साथ हैं, लेकिन अमेरिका ही अगर आगे आता है तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है ईरान से। तो हॉर्मुज को लेकर जो 24 घंटे का अल्टीमेटम अब और बचा हुआ है, क्या यह आसान होने वाला ऑपरेशन हॉर्मुज को खुलवाने का अमेरिका के लिए, या फिर यहां पर दिक्कतें पेश आ सकती हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, हॉर्मुज को खुलवाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। अच्छा, 33 किलोमीटर का वो स्पैन है। कोई भी आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के लिए संभव नहीं हो कि वो 33 किलोमीटर के वो वाटर मार्ग को, वाटरवेज को वो क्लियर कर पाए। और यही सबसे बड़ा हैंडीकैप है। और ये ईरान जानता था, अमेरिका जानता था, इजराइल जानता था, लेकिन शायद उनको ये लगता था कि जिस तरह और डिक्टेटर्स हटाए गए थे और रिजीम कोलैप्स कर गया था, यहाँ भी हो जाएगा, जैसे इराक में, सीरिया में, लीबिया में। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो अब इनको देख के यही लग रहा है कि हॉर्मुज ही एक इनका जो तुरुप का पत्ता है ईरान का, जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन इन पर कंट्रोल कर लिया, ऑयल का फ्लो हो जाएगा और दुनिया पर जो इसका असर हो रहा है वो कम हो जाएगा। इसीलिए, लेकिन सिक्योर करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये GCC कंट्रीज भी जानती हैं, अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है। अमेरिका के लिए भी नहीं, और नहीं, बिल्कुल नहीं संभव है किसी भी तरह से ये सिक्योर कर पाए। ये 33 किलोमीटर का स्ट्रेच उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि रैंडम अटैक्स होते रहेंगे। जिस तरह इजराइल में हो रहा है, आप देख ही रहे, मनीष बता रहे थे कि 85% ही हम रोक पाते हैं, या उनके जो इंटरसेप्टर है वो रोक पाते हैं, बाकी 15% गिरते हैं। इसमें भी अगर बाकी 15% गिरे तो इजराइल को तो खाली नहीं कराया जा सकता, लेकिन हॉर्मुज से वैसे जो जहाज जो अदरवाइज कार्गो और तेल लेके जाते हैं वो जाना बंद कर देंगे, उनके नाविक जाना बंद कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनियां देनी बंद कर देंगी। तो फिर आखिर ट्रंप करेंगे क्या? सवाल तो यही है। 24 घंटे बाद ट्रंप के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए, इसमें बात करेंगे, लेकिन इजराइल के अश्कलोन में ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरी है। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। इजराइल के अश्कलोन से हम आपको ईरान के हमले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, ईरान के एक और हमले की बात करें। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में दागी है मिसाइल। ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में भारी तबाही मची है। ये देखिए आप, सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा बन गया। तेल अवीव में हमले के बाद अफरा तफरी। तो देखिए आप, जहां पर ये मिसाइल गिरी है वहां पर सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आप समझिए किसी रिहायशी इमारत पर यह गिर जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक अटैक किए। मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ है आयरन डोम। रिहायशी इलाके में गिरी है मिसाइल। ये देखिए, एक और मिसाइल जो ईरान में गिरी है। और देखिए, बड़ी खबर, ईरान की खाड़ी के देशों को प्यासा तड़पाने की अब तैयारी है ईरान की तरफ से। अमेरिका को ईरान की विनाशक चेतावनी। ऊर्जा ठिकानों पर अगर हमला हो गया तो फिर विध्वंसक जवाब देंगे। खाड़ी में पानी के प्लांट्स पर हमला कर देंगे। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी की तरफ से चेतावनी दी गई है। जो डीसिल्टेशन, जो तमाम प्लांट्स हैं, वहां पर हमले की धमकी दी जा रही है। तो ईरान का वाटर बम, जी हां, जो धमकी है वो क्या है? प्यास से मरेंगे खाड़ी देश अगर ये धमकी वाकई में सच साबित हो गई। ईरान ने ऐसा कर दिया। ईरान चेतावनी क्या दे रहा है आप समझिए। अमेरिकी हमलों का बदला खाड़ी देशों से हम लेंगे। ऊर्जा ठिकानों पर अगर ईरान में हमला हुआ तो फिर डिसिल्टेशन जो प्लांट्स हैं वहां पर हम तबाही मचा देंगे। ये इब्राहिम जुल्फिकारी की तरफ से, जो ईरानी प्रवक्ता है ईरानी सेना की, उनकी तरफ से कहा गया।
और डिसैलिनेशन प्लांट हैं क्या, ये दिखाते हैं आपको। प्लांट के जरिए समंदर का पानी पीने लायक बनाया जाता है। खाड़ी देशों में डिसैलिनेशन प्लांट के लिए पानी फिल्टर होता है। डिसैलिनेशन प्लांट पर कौन कौन से देश निर्भर हैं और कितना निर्भर हैं? कुवैत 90% तक इस पानी पर निर्भर है जो समुद्र से सही किया जाता है, छाना जाता है, उसको खारे पानी से पानी पीने वाला बनाया जाता है। ओमान 86% निर्भर है, बहरीन 85 से 90% है, सऊदी अरब 70% है, कतर तो 99% तक है और इजराइल भी 75% तक इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है। लेकिन इसी बीच पानी पर प्रहार तो तबाही तय। तेल के बाद अब मामला पानी का हो गया है। अरब में ज्यादातर देशों में नदियां, झीलें और बैकअप पानी नहीं है। खाड़ी देशों के पास पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट इकलौता जरिया है। खाड़ी देशों के करीब 10 करोड़ लोग इन प्लांट्स पर निर्भर हैं पीने के पानी के लिए, और पानी के प्लांट नष्ट हुए तो पानी की किल्लत और बीमारियां होंगी। तेल सप्लाई रुकने से ज्यादा खतरनाक होगा इन देशों में पानी खत्म होना। और 7 मार्च को ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ था। 10 मार्च को बहरीन ने भी प्लांट पर हमले का दावा किया था। मनीष के पास चलते हैं। मनीष झा हमारे साथ उसी जोन से हैं। देखिए मनीष, अभी तक बात थी कि तेल के बिना हाहाकार मच जाएगा, अब तो बात आ गई पीने का पानी नहीं मिलेगा। अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, चलिए ठीक है, थोड़ा आप तंगी में जी लेंगे, लेकिन जब पानी नहीं मिलेगा तब तो आप जिएंगे भी नहीं। तो ईरान ने बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ पहले तेल, एनर्जी और अब आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा जरिया है पीने का पानी, उन सबको अपने टारगेट पर लिया है और वेल स्ट्रैटेजिक मूव दिख रहा है उसका। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, जंग की कीमत तो दोनों पक्ष चुकाएंगे और ईरान तो चुका ही रहा है। ईरान में भारी तबाही हो ही रही है, लेकिन इसमें जो लोग अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें लगता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अब उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, खास करके खाड़ी देशों को। देखिए, सीधी सी बात है कि 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे के बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ऐलान के मुताबिक बमबारी शुरू करते हैं, ईरान के अगर आप कहें कि प्लांट पर अटैक करते हैं, तो वैसी स्थिति में ईरान अब जो अटैक करेगा उसमें केवल वो तेल, गैस, एयरपोर्ट या कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा। वो वाटर प्लांट पर अटैक करेगा, इसके अलावा कुछ वो दूसरी जगह पर, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी वो नहीं छोड़ेगा, वहाँ पर भी वो अटैक करेगा। तो जब आप इस तरीके के अटैक करते हैं, देखिए इजराइल में तो कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इसके बावजूद इतनी तबाही हो रही है। इसकी तुलना में खाड़ी देश में हर महत्वपूर्ण जगह पर एयर डिफेंस नहीं है, और इस तरह अगर ईरान ने वहाँ पर हमले जारी रखे तो फिर आप कह रहे हैं कि पीने का पानी, मुझे लगता है सांस लेना दूभर हो जाएगा। आखिर बचेंगे तो आप कहाँ बचने के लिए जाएंगे, क्योंकि उतने एयर डिफेंस उनके पास नहीं है, ना ही उतने बॉम्ब शेल्टर उनके पास हैं। तो वैसी स्थिति में और ज़्यादा मुश्किल खाड़ी देशों को आने वाली है। खाड़ी देशों के साथ दिक्कत यह है कि वो चाहते हैं कि मलाई भी हम खा लें और हमें हाथ भी हमारा गंदा ना हो, और इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को ख़त्म भी कर दे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें खुद जंग में कूदना ना पड़े। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर खाड़ी देशों को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और फिर जब आप सीधे युद्ध में शामिल होते हैं नहीं, लेकिन ईरान ने इतना बारूद मार दिया कि मलाई अब काली हो गई और खाने में हाथ काले होंगे उनके, ये बात साफ है वहां पर। करुणा। बिल्कुल, और अब सवाल यही है कि क्या आर पार की जो लड़ाई है सिर्फ वो देखने को मिलेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं लेबनान से, जहां पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है। ईरान के प्रॉक्सी पर एक बार फिर से हमला किया गया और इस बार आईडीएफ ने लिटानी नदी पर बने कास्मिया पुल को उड़ाया। ये देखिए, हिजबुल्लाह के सप्लाई लाइन को काटा गया है। नेतन्याहू के आदेश पर कास्मिया पुल को उड़ा दिया गया। लेबनान में इजराइल की एक और एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को काटा गया। तो ये देखिए, ये जो पुल है वो किस तरह से एक ही हमले में इस तरह से अंजाम दिया गया, इसको ध्वस्त कर दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया। और ये सप्लाई रूट है, ये जो हिजबुल्लाह है ईरान का प्रॉक्सी, उसका सप्लाई रूट है। यानी कि लगातार कोशिश इजराइल की है ताकि उसके प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है, उसको किस तरह से कमजोर किया जाए। और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला। अल कासिमिया में हिजबुल्लाह की पोस्ट पर बमबारी। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की पोस्ट तबाह हो गई। और एक और बड़ी खबर, डिमोना में हमले का IRGC ने जारी किया है अब वीडियो। लंबे समय से हमले की तैयारी में था IRGC, ये बताया गया पूरी प्लानिंग के साथ डिमोना पर हमला किया गया। यानी आप देखिए, ये IRGC ने बता दिया है और ये वीडियो जारी किया गया। और आपको ध्यान भी होगा कि जब लगातार इस हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तो किस तरह से बैक टू बैक एक के बाद एक जो मिसाइल है वो डिमोना में आकर गिर रही थी। और ये देखिए आप, ये तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, IRGC ने उसी हमले का वीडियो, कैसे वो
मिसाइल्स लॉन्च होती है और उसके बाद इजराइल में तबाही मचाती है। और इससे पहले जो दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो इजराइल के हमले की है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, और हिजबुल्लाह का जो सप्लाई रूट है, जो ब्रिज है, उसे कैसे ध्वस्त किया गया, ये तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और लाल सागर में हमले को तैयार है हूती। ऑयल सप्लाई रूट पर हमले संभव हैं। अब्दुल मलिक अल हूती की धमकी, ईरान पर हमले बढ़े तो जवाब देंगे। अल बुखैती ने कहा, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर। तो ईरान का बदला लेगा हूती, टारगेट पर बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब आखिर है क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिए। दरअसल होर्मुज के बाद यमन जिबूती के बीच का ये जलमार्ग है। अगर आप मैप के जरिए देखेंगे तो एक तरफ आपको होर्मुज की खाड़ी नजर आएगी और दूसरी तरफ आपको बाब अल मंदेब। खाड़ी के तेल जो उत्पादक देश उनका ये आखिरी समुद्री रास्ता बचता है, क्योंकि अभी तो होर्मुज ब्लॉक है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हूती का बाब अल मंदेब में पूरा असर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, बाब अल मंदेब, अब दोनों की ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहले से ही जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो बंद है, और बाब अल मंदेब को आप देखिए दूसरा रास्ता भी जो हूती विद्रोही है वो बंद करने पर आमादा है, धमकी दे रहे हैं। अब बाब अल मंदेब अहम क्यों है, और ये बंद हो गया तो क्या होगा? 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोजाना बाब अल मंदेब के रास्ते से होकर गुजरता है। हूती ने अगर हमला कर दिया तो तेल निर्यात के रुकने की आशंका है। तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा, और यह तो बहुत बड़ी तबाही है एक तरह से। प्रोफेसर अमिताभ सर आ जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद हम देख रहे हैं कि कहां आसमान पहुंच रहे हैं जो कच्चे तेल के दाम है, और बाब अल मंदेब को लेकर जो वार्निंग, जो धमकी हूती विद्रोही दे रहे हैं, अगर वो हो गया तो फिर आप क्या आसार देख रहे हैं? देखिए, हूतियों ने अब तक अटैक नहीं किया है। हाँ। और ये बहुत उनका एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। जिस तरह आपने पहले देखा था कि वो सुएज कैनाल के रास्ते जितने भी तेल या कार्गो जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। कई बार तो उनको हाईजैक किया, कई डुबोए उनके जहाज। इस बार वो शांत बैठे हैं, और इन तीनों प्रॉक्सीज में हूती ही शांत बैठे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, हमास ने भी उनको कहा, ईरान को, कि जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं उन पर अटैक नहीं कीजिए। हूती और अमेरिका का, आपको याद होगा पिछले साल अटैक किया था अमेरिका ने काफ़ी, उसमें ट्रम्प साहब कहते थे $2 बिलियन हमने खर्च किया है। उनके बाद अमेरिका और हूती का कोई एक अनरिटन अग्रीमेंट हुआ है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट पर वो अटैक नहीं करेंगे, इजरायली पर करें तो करें। इसी बीच जो बदले हुए हालात हैं उसमें सऊदी अरब और यूएई, जो सऊदी अरब पूरी तरह से अपोज था और यूएई हूती को मदद कर रहे थे, इन दोनों की आपस में जो इस समय अटैक हो रहे हैं उसको देखकर हूतियों ने ये कहा है कि अब तक वो, या ये कहें अब तक उन्होंने अटैक नहीं किया है। अगर वो थ्रेट दे रहे हैं तो मुझे लगता है वो एम्प्टी थ्रेट है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हूती ऐसा करते हैं जैसा पहले उन्होंने कहा, जितनी फायर पावर उनके पास है, तब ये बहुत डेंजरस होगा। सुएज कैनाल भी बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो जाएगा, जो कार्गो, जो ऑयल जितने जा रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, या एक लंबा रूट लेना पड़ेगा। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और मुझे तो लग रहा है कि अब तक हूतियों ने अटैक क्यों नहीं किया है, क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि हूती हर दिन अटैक करते थे, जब तक वो हमास पर अटैक करते थे, ये भी इधर से अटैक करते थे। लेकिन इस बार कुछ वहां राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, कुछ उनके कैलकुलेशंस डिफरेंट हुए हैं, इसीलिए ईरानियों का उन्होंने साथ देना छोड़ा है या रुके हुए हैं। ठीक है, इसी बीच देखिए दक्षिणी इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोका। बैलिस्टिक मिसाइल रोके जाने का वीडियो जारी किया गया है। SM-3 या एरो 3 इंटरसेप्टर से रोके जाने की खबर है। हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की गई। और एक और बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्लस्टर मिसाइलों से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। तेल अवीव से हाइफा तक एयर रेड अलर्ट। ये देखिए आप, तेल अवीव से लेकर हाइफा पोर्ट तक सब कुछ दहला कर रख दिया। और एरबिल के मोसाद के ऑफिस पर हमला किया गया है। एरबिल में मोसाद के ऑफिस पर हमला। इराक में ईरानी प्रॉक्सी ने हमला किया। इराक में अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने की धमकी दी गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका और इजराइल दोनों को बड़ी धमकी, चेतावनी। विध्वंसक मिसाइलों का वीडियो जारी करके धमकी दी गई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है, यानी ईरान
ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी तरीका है, ताकि खुद को अभी भी हावी दिखाया जा सके कि अभी उसके पास मिसाइलों का कितना बड़ा जो जखीरा है वो मौजूद है, और ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है जिसे एक बार फिर से ईरान की तरफ से दिखाया गया है। और ईरानी नेवी ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हमारे पास लंबी दूरी की मिसाइल है, हम ना मौत से डरते हैं ना धमकी से, हमारे पास मिसाइलों के कई गुप्त ठिकाने हैं। तो मुस्तफा की बारूदी प्रतिज्ञा आपको दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं ईरान के लोग। नेवी कमांडर हैं, उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है, हम अमेरिका और इजराइल की धमकी से नहीं डरते, ये नौसेना के चीफ ने कहा है ईरान ने। वो कह रहे हैं सीक्रेट ठिकाने पर विनाशकारी हथियारों का जखीरा है, हमारे पास मिसाइल बोट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। अब ईरान की ताकत आप समझिए, फास्ट अटैक बोट ईरान के पास मौजूद है, इसके साथ ही साथ स्विम सुसाइड ड्रोन बोट भी उसके पास है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी ईरान के पास मौजूद है, अबू महदी जैसी विनाशक मिसाइल और समंदर के नीचे से लॉन्च होने वाली मिसाइल भी है। बिल्कुल, तो जनरल सिवाच, ये जो नेवी के चीफ दे रहे हैं चेतावनी है, धमकी है, या वाकई ईरान के पास है ये सब? देखो, अगर आप ईरान को देखें, उसको पता है कि अगर आप उसकी तुलना करें मिलिट्री पावर की ईरान की और अमेरिका इजराइल की, तो ईरान कहीं नहीं ठहरता। मगर ईरान ने बेखूबी इसको एसिमेट्रिक वारफेयर बनाया। उसको पता है कि आप ऐसे इस्तेमाल करें अपनी पावर को जिससे दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। अगर नेवल पावर की बात अगर करते हो तो क्या किया है ईरान ने कि इसके जो स्पीड बोट हैं, जिसके अंदर एक प्रकार से एक्सप्लोसिव लैटन है, मिसाइल जो हैं इनके पास छोटी मिसाइलें हैं, वो भी सटीक हमला करते हैं, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। और दूसरा बात है, ये माइंस लगा देते हैं, वाटर माइंस, और वाटर ड्रोन्स हैं इनके पास। तो ये सच्चाई है, बहुत बड़ी नेवी नहीं है मगर एक अच्छी डिफेंसिव नेवी है, और इसने सरप्राइज कर दिया अमेरिका को, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सोचना कि भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल लेगा अमेरिका इतनी जल्दी, शायद नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान बैठा हुआ है, कोस्टल उसकी जो बैटरीज हैं वो सक्रिय हैं, तो अभी तक जब तक हमला लंबा नहीं जाएगा, कहीं बात होती खर्ग आइलैंड को ले लिया जाए या होता है कि ब्लॉकेट कर दे, ये सब भी पॉसिबिलिटी हैं, ऐसा इनको रूल आउट नहीं कर सकते। मगर आज की तारीख में ये कहना कि भाई ईरान जो है वो एक प्रकार से बिल्कुल पिछड़ गया है, मुझे नहीं लगता। ईरान बहुत सख्त हमले कर रहा है, और जो बात बार बार आ रही है कि ये इजराइल में मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम में, फिर भी हमले सक्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, स्वान ड्रोन की स्ट्रेटेजी अपना रहा है, और इसी के कारण जो इंटरसेप्टर हैं वो पूरे इंटरसेप्टिंग है। दूसरा एक बात आती होती रिबल की, देखो सच्चाई है, होती रेबल और जो हिजबुल्लाह हैं ये दोनों शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं, जबकि हमास जो है सुन्नी है। हमास इस लड़ाई के अंदर न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। ये होती ने क्यों नहीं किया अभी तक? इन्होंने कहा था कि पहले हिजबुल्लाह जो है वो करेगा, बाद में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने पर ये रेड सी में हमला करेंगे। और ये यानी एक एक करके जो अपनी रणनीति है उसको आगे बढ़ाते हुए क्या जो ईरान और उसके प्रॉक्सीज नजर आ रहे हैं, ये कुल मिलाकर आपका कहना है। और अभी प्राइम जो टारगेट है वो अमेरिका है, एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट उसको खुलवाना और दूसरा खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना। क्या ये हो पाता है? एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर बारूदी प्रहार हुआ। IRGC ने एक साथ 75 मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। इजराइल के तेल अवीव और जेरूशलम पर हमला हुआ है। और ईरान को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया है। रूस है ईरान का सबसे सच्चा दोस्त, ये कहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। रूस ने बार बार ईरान पर हमले की निंदा की। पुतिन कह रहे हैं, पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से बात भी की है। तो काफी दिनों बाद पुतिन दिखे हैं सामने और वो कह रहे हैं कि हम ईरान के सबसे सच्चे दोस्त हैं। और बहरीन से खबर, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान ने कई मिसाइलों से हमला किया। शेख ईसा एयरबेस पर धमाकों की खबर है और ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और ईरान के हमलों में बहरीन में भारी तबाही मची है। ड्रोन हमलों से कई जगह आग लग गई है। बहरीन के फाइटर जेट नहीं रोक पाए ड्रोन अटैक, तो ईरान ने बहरीन पर फिर से अटैक किया है और कई जगहों पर उससे आग लग गई है। न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है।
एयर कनाडा के विमान की एक ट्रक से टक्कर हो गई है। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फायर ट्रक में सवार 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो एयरपोर्ट पर मौजूद एक फायर ट्रक में एयर कनाडा के एक विमान की टक्कर होती है और उसके बाद 2 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। ट्रक में मौजूद भी 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। ये न्यूयॉर्क का ला गार्डिया एयरपोर्ट है जहां पर यह हुआ है। और देखिए, इसी को लेकर एक और बड़ी खबर। हादसे के बाद ला गार्डिया एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को तुरंत बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किए गए। ये देखिए, आप 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है जो विमान है, जो कि एयर कनाडा का ये विमान है, जिसकी फायर ट्रक से टक्कर हुई और उसके बाद यह हादसा। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे, 2 की मौत की खबर मिल रही है, 5 इसमें गंभीर तौर पर घायल है, 70 कुल मिलाकर घायल हुए हैं। मनीष, हालांकि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन इस समय जब इतनी टेंशन चल रही हो, इस एक्सीडेंट को कैसे देखें? बिल्कुल गौरव, देखिए ये बहुत ही अजीब किस्म का एक्सीडेंट है। हाँ। और अगर ये एक्सीडेंट है तो क्योंकि न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर रनवे नंबर 4 पर एयर कनाडा की ये प्लेन खड़ी थी टेक ऑफ के लिए। वहाँ पर ऑनबोर्ड थे 100 पैसेंजर और प्लस क्रू मेंबर। जिस वक्त अचानक से एक फायर ट्रक आती है और फायर ट्रक में फायर ब्रिगेड के 5 लोग होते हैं। एटीसी लगातार फायर ट्रक को कहते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेकिन फायर ट्रक आगे बढ़ता जा रहा है और ठीक जाकर वो उस प्लेन के नोच से, यानी कि उसके अगले हिस्से से टकराता है, जिसकी वजह से न केवल ट्रक में आग लग जाती है बल्कि भारी नुकसान प्लेन के अगले हिस्से को होता है। अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की बात है और 70 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त वहां पर राहत और बचाव दल के लोग हैं। वहां पर बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई है, तमाम इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं और सबसे बढ़कर है कि एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि एटीसी की तरफ से बार बार ट्रक को कहा जा रहा है कि मत बढ़ो आगे, मत बढ़ो आगे, मत बढ़ो आगे, फिर भी वो आगे बढ़ता जाता है और टक्कर होती है। बिल्कुल। क्या ये हादसा है या फिर ये जानबूझकर अब ये तो हमला जांच का विषय है मनीष। हम और आप देखते हैं अगर कोई जांच होती है तो उसमें क्या निकल कर आता है। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। हादसे के बीच न्यूयॉर्क एटीसी का ऑडियो वायरल है। एटीसी अफसर लगातार ट्रक को रुकने को कह रहा था, लेकिन नहीं रुका यह फायर ट्रक, जो मनीष बता रहे थे। देखिए, अब यहां पर इस पूरी खबर में एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि ये नेचुरल एक्सीडेंट नहीं लगता है, क्योंकि एटीसी फायर ट्रक को बार बार कह रहा था रुको रुको रुको, लेकिन उसके बावजूद ये फायर ट्रक उस विमान से जाकर टकराता है उसके अगले हिस्से में, जो जहां पर पायलट और जहां पर फ्रंट सीट पर यात्री बैठते हैं। और देखिए, ये बहुत तेजी से टकराया, विमान बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 70 घायल हुए हैं। ये एटीसी का एक ऑडियो है जो वायरल हो रहा है ला गार्डिया एयरपोर्ट पर। और ये मनीष ये जो है, ये ज्यादा शंका अब जाहिर करता है। एटीसी जब कह रहा था तो वो ट्रक रुका क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए अमूमन होता यही है कि रनवे पर जो मौजूद गाड़ियां हैं या प्लेन है, ये सब एक दूसरे के साथ बहुत ही उच्च किस्म के कम्युनिकेशन नेटवर्क में रहते हैं और उसी डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन किया तो रनवे पर ट्रक दौड़ने लगी, बल्कि रनवे पर कब कहाँ किस तरह से मूव करना है, अगर इमरजेंसी में भी मूव करना है फायर ट्रक को तो वो फिर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए कि एटीसी की तरफ से लगातार उस ट्रक को कहा जा रहा है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और इसका मतलब है कि जो फायर ब्रिगेड में बैठे लोग हैं वो लगातार कम्युनिकेशन में थे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो देखा आपने, ये स्टॉप 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 एटीसी तरफ से कहा गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और खबर, कनाडा के विमान में यहूदी यात्री सवार थे। न्यूयॉर्क के यहूदी यात्री विमान में सवार थे। अब ये जो बात थी, जो शक गहरा रहा था, क्या वाकई में वो सच साबित हो रहा है? कनाडा के विमान में यहूदी यात्री थे, न्यूयॉर्क के यहूदी यात्री इस विमान में सवार थे और इसी से जाकर वो ट्रक भिड़ गया, जिससे लगातार एटीसी अधिकारी बोल रहे थे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, लेकिन वो सीधे आगे जो अगला हिस्सा है, जो नोज है विमान का, उससे टकरा जाता है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 70 लोग घायल हो गए, 5 की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। फायर ट्रक रुका नहीं। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, यहूदी यात्री इस एयर कनाडा के विमान में सवार थे। शिवाज सर, अब तो ये शक और ज्यादा गहरा रहा है।
यहूदी यात्री इस विमान में मौजूद था और जो ट्रक है वो रुका ही नहीं, रोकने के बावजूद। हाँ करुणा, जो पहले सोचा जा रहा था हो सकता है ये एक्सीडेंटल हो, मगर जिस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं और एटीसी को स्टॉप कह रहा है, और जिस प्रकार से इस एरोप्लेन एयर कनाडा में यहूदी थे, मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है और ये एक प्रकार सुसाइडल अटैक है। और ये दुख की बात है कि ये लड़ाई अब चारों तरफ फैल गई है और इसकी अभी रीच जो है अमेरिका और यूरोप में भी पहुंच गई है। तो ये सच्चाई है कि इस लड़ाई का इम्पैक्ट तो होना ही है, क्योंकि अगर आप देखें पूरा वर्ल्ड जो है दो फाड़ में बट गया है और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अभी लगने लगा है कि अगर ये लंबा लड़ाई चलता है तो वो दलदल में फंस गया है। आज उसको एग्जिट प्लान नहीं मिल रही, आज उसको ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और इंतजार करते हैं ऑफिशियल्स के वर्जन का कि वहां के अमेरिका के अधिकारी इस हादसे को लेकर, इस टक्कर को लेकर और क्या जानकारी दे रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं, शक और सवाल तो कई खड़े हुए हैं,